हे गाइस, वन पीस चैप्टर 1150 के समरी आ चुके हैं और इस चैप्टर में जो होने वाला है उसको जानकर तुम्हारा दिमाग फटने वाला है, क्योंकि ईमू अपने डेविल फॉर्म में आकर जाइंट पायरेट्स के साथ फाइट करने वाला है और साथ ही इनको डीमंस में बदलकर अपने आर्मी में भी शामिल कर लेगा। तो समझ ही सकते हो ये चैप्टर कितना बवाल होगा। तो अब जल्दी से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटे से इन्फो के साथ। इस चैप्टर में भी लूफी के ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और इसके साथ ही ब्रुक के पास्ट और मैरिजुआस के बारे में भी कुछ भी इन्फो नहीं दिया गया है। इसके बाद हम ईमू के डेविल फॉर्म को देखते हैं एक एपिक डबल पेज में। उसके बॉडी में अब दो ब्लैक विंग्स आ चुके हैं और एक टेल जिसकी टिप एरो जैसी है, साथ में इसके हाथ में एक ट्राइडेंट भी आ जाता है जो इसके बॉडी से भी बड़ा होता है। चैप्टर शुरू हुआ कि नहीं, हमने ईमू के डेविल फॉर्म को देख लिया। इसको देखकर मुझे लूसीफर और हेल की याद आ गई, क्योंकि हेल वाले जितने भी डेविल होते हैं उनके पास ऐसे विंग्स होते हैं और साथ ही उनकी एक टेल भी होती है जिसकी टिप एरो जैसी होती है। और ईमू का ये लुक बिल्कुल वैसा ही है और साथ में इसके पास एक ट्राइडेंट है जो ज्यादातर अपने फिशमैन यूज करते हैं, पर ईमू के पास ये क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुमको कुछ समझ आए तो तुम कमेंट करके बताना। अब आगे देखते हैं। फिर ईमू सॉमर्स को बोलता है बच्चों के लाइन को लीड करने के लिए। ये देखकर उसब शॉक्ड होकर बोलता है सॉमर्स अभी भी जिंदा है। इसके बाद ईमू किलिंगहम को बोलता है क्या यही सब है जो ड्रीम मॉन्स्टर्स कर सकते हैं। जवाब में किलिंगहम कहता है बिल्कुल नहीं बॉस, मैंने कुछ नाइटमेयर होल्स को ओपन छोड़ दिया है, तो ये जो मॉन्स्टर है वो आयन के नाइटमेयर से बनते रहेंगे और ये सपनों के मॉन्स्टर है। इनमें मौत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और मैं जब चाहूँ इनको वापस जिंदा कर सकता हूँ। ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईमू यहाँ अपने पोटेंशियल को दिखाना नहीं चाहता है और वो इनको जल्दी से निपटाना चाहता है, इसलिए वो होली नाइट्स को भी अपना काम करते रहने के लिए बोल रहा है। इसके बाद ईमू एक मैजिक बुक को निकालता है और उसके अंदर से एक ड्रैगर और एक जाइंट शॉटगन को निकालता है। फिर ब्रॉगी ईमू पर अटैक करने ही वाला होता है तो ईमू ब्रॉगी के लेफ्ट हैंड में स्टैब कर देता है और उसके रिस्ट पर शॉटगन से शूट कर देता है। इसके कारण ब्रॉगी का जो रिस्ट होता है उसके हाथ से अलग हो जाता है। ये देख के मैं इतना ही बोलूंगा, ये सीन पक्का क्रेजी होगा। और फिर ईमू डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके ब्रॉगी को पावर ऑफ इविल देता है। ब्रॉगी इसके बाद जमीन में समा जाता है और फिर एक नए फॉर्म में, मतलब एक नए डेविल फॉर्म में वापस आता है जो चारों तरफ से आग से घिरा हुआ होता है। ब्रॉगी अब नॉर्मल जाइंट से 5 से 6 गुना बड़ा हो गया है और उसके पास अब 2 बड़े विंग्स भी है जैसे ईमू के पास है, और साथ में 4 बड़े फैंग्स और 2 बड़े ब्लैक हॉर्न्स भी है, और इसके साथ उसके हाथ में एक डबल एज एक्स भी है। और सबसे क्रेजी चीज, वो अपने लेफ्ट आर्म को यूज कर सकता है बिना रिस्ट के भी। इसके बाद ब्रॉगी हंसते हुए बोलता है अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई ये जो डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट है इससे इविल पावर्स मिलती है, पर यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि ब्रॉगी ने यहाँ पर हेजिटेट करा है या नहीं, क्योंकि ब्रॉगी खुशी खुशी तो ये इविल पावर्स को लेना नहीं चाहेगा। और ये जो इविल पावर्स है इनको ना जमीन में समाने के बाद मिलती है। मतलब अगर ईमू किसी को इविल पावर देना चाहेगा तो उसको पहले जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब वो खुद ही जमीन में घुस जाएगा और उसके बाद इनको इविल पावर मिलेगी। और उसके बाद है ना ये जो बंदे होते हैं बिल्कुल ही डेविल जैसे दिखने लगते हैं और इसके कारण इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर आ जाती है। साथ में ये इमोर्टल भी हो जाते हैं, जिसके कारण ब्रॉगी बोल रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इसके बाद ईमू फिर से डॉमी रिवर्सी, मतलब अपने डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से यूज करता है डॉई और बाकी के जाइंट वॉरियर्स को अपने साथी में बदलने के लिए। और अब इन सबके पास ब्रॉगी जैसे डेविल फॉर्म्स आ जाते हैं। इनके पास बड़े विंग्स, बड़े फैंग्स और सबके पास ट्राइडेंट्स आ जाते हैं। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ईमू अपने जाइंट्स को जबरदस्ती ही डेविल में बदल रही है, क्योंकि अपने जाइंट्स इतने भी कमजोर नहीं है कि ईमू के बोलने पर ही डेविल में चेंज हो जा रहे होंगे। क्योंकि भाई ईमू काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने एक झटके में ही ब्रॉगी को पेल दिया और उसको डेविल में बदल दिया। तो शायद यहाँ पर है ना वो सभी बाकी के जाइंट पायरेट्स को भी पेल देगा और इनको ना डेविल में बदल देगा और अपने आर्मी में ले लेगा, जैसे वो अभी कर रहा है। और ये चीज भाई बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है, क्योंकि ये जो डेविल फॉर्म है अपने जाइंट्स का, ये सब नॉर्मल जाइंट से 5 से 6 गुना बड़े हैं, जो कि एक ऑर्स के साइज के बराबर है। और ये ऊपर से इमोर्टल भी है और साथ में बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और इनका लुक भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये है ना भाई अपने अल्वाफ के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत खड़े करने वाले हैं और साथ में ये सब अपने ईमू के कंट्रोल में भी होंगे अभी। तो आगे देखते हैं ईमू इनसे क्या करवाता है। और चैप्टर के लास्ट डबल पेज में हम देखते हैं ईमू के नए आर्मी को, जिसमें डेविल डोरी, डेविल ब्रॉगी और डेविल जाइंट पायरेट्स भी हैं और साथ में उनके पीछे बड़े बड़े ड्रीम मॉन्स्टर भी हैं। और ये जो मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर्स अपने किलिंगहम के मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं और उनके पास भी हॉर्न्स और फैंग्स है जैसे अपने डेविल जाइंट्स के पास हैं। इनको देख के ईमू बोलता है तो ये अल्वाफ की पावर है, ये ज्यादा बुरी भी नहीं है और इस नेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए बल्कि मुंह के रूल में लाना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रखना ये ईमू नहीं बोल रहा है, मुंह बोल रहा है। फिर ईमू बोलता है थोड़ी देर और रुकते हैं और देखते हैं ये सब लोग है ना वॉर में कैसे परफॉर्मेंस देते हैं। और ये चैप्टर खत्म होता है जारुल और जायंट विलेज के सीन के साथ, जहाँ पर जायंट जारुल को कहते हैं वो यहाँ से चले जाए क्योंकि डोरी ब्रॉगी और बाकी के जायंट पायरेट के साथ कुछ बुरा हुआ है। लेकिन अपना जारुल सामा यहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल रेडी होता है और कहता है तुम ये बात एक प्राउड वॉरियर के सामने नहीं कह सकते हो। ये चैप्टर तो एक सस्पेंस के साथ खत्म हो गया, पर इसमें जो हुआ ना वो बहुत ज्यादा क्रेजी था। सबसे पहले तो हम ईमू के पावर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ईमू का पावर भाई बहुत ज्यादा
क्रेजी है। इसने अभी है ना अपने हल्की सी पावर को बस दिखाया, जिसमें ये है ना डेविल फॉर्म में बदल सकता है और साथ में किसी को भी कंट्रोल कर सकता है और किसी को भी ना अपने आर्मी में बदल सकता है। और साथ में इसके पास एक मैजिक बुक है जिसमें से कुछ भी निकाल सकता है। मैजिक बुक के बारे में ज्यादा कुछ पता तो चला नहीं, जब ये चैप्टर आएगा ना प्रॉपर, तब मैं तुमको ना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और दूसरी चीज, इमू ने भी ये क्यों बोला कि अगर एल्बाफ में मुंह राज करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मुंह कोई और है क्या इमू के अलावा जो सबसे बड़ी अथॉरिटी हो जिसके अंडर में इमू भी काम कर रहा हो? मुझे तो भाई ऐसा ही लग रहा है कि जो मुंह है ना वो इमू से भी कोई बड़ा बंदा है, जिसके कारण इमू हमेशा मुंह करके बोलता है। शायद से ये इमू भी हो सकता है, पर यार ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इमू सीधा भी बोल सकता था कि मैं ही एल्बाफ में राज करूंगा। ये मुंह कौन है जिसके बारे में इमू बार बार बोलता रहता है? अगर तुम्हारे पास इस मुंह से रिलेटेड कोई थ्योरी वगैरह हो तो भाई तुम कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये मुंह कौन है और इसके बारे में कुछ रिवील भी नहीं हो रहा है। तो देखते हैं भाई ओडा सेंसेई क्या करते हैं क्या नहीं, और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।